नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का सफर पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। अनन्या वर्मा की कहानी, एक ऐसी औरत जो इंसाफ की जंग लड़ती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो बेबस और लाचार है। दिल्ली की गलियों से लेकर कोर्ट की चौखट तक ये कहानी हिम्मत, धैर्य और इंसाफ की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो आइए चलते हैं इस प्रेरणादायक सफर पर। सुनिए, प्रेरणा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही दिल्ली की सड़कों को छुआ, एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए इंसाफ की जंग लड़ी जो बेबस और लाचार है। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली की सड़कें अभी पूरी तरह से नींद से जागी नहीं थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मानो शहर को धीरे धीरे जगाने की कोशिश कर रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें ऊंची ऊंची इमारतों की छतों को चूम रही थी और सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी पर कुछ लोग जमा थे। कोई गर्मागर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था तो कोई सुबह की खबरों पर गपशप में मशगूल था। पास ही एक ऑटो स्टैंड पर कुछ ऑटो वाले अपनी सवारी के इंतजार में खड़े थे, आपस में हंसी मजाक करते हुए। इसी स्टैंड पर एक ऑटो में बैठी थी अनन्या वर्मा। उम्र थी करीब 32 साल, पेशे से वकील, लेकिन आज उनका लिबास किसी साधारण औरत जैसा था। हल्के हरे रंग की सलवार कमीज, बिना किसी नक्शे नक्श की, और सिर पर एक सादा सा दुपट्टा। उनके चेहरे पर ना कोई मेकअप की चमक थी, ना कोई दिखावा, बस एक ऐसी सादगी जो शायद उन्होंने जानबूझकर चुनी थी ताकि कोई उनकी असली पहचान ना जान सके। उनके हाथ में एक पुराना सा बैग था जिसमें कुछ फाइलें, एक पानी की बोतल और कुछ जरूरी कागजात थे। अनन्या ने ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी से करोल बाग कोर्ट ले चलो। ड्राइवर, जिसका नाम था गोपाल, एक अधेड़ उम्र का शख्स, सिर हिलाकर बोला, हाँ मैडम, बस 15 मिनट में पहुंचा दूंगा। ऑटो स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे दिल्ली की तंग गलियों में चल पड़ा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति को महसूस कर रहा हो। आज का दिन उनके लिए बेहद खास था। करोल बाग कोर्ट में एक बड़ा केस था जिसकी सुनवाई होने वाली थी। यह केस सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, बल्कि एक जंग थी, इंसाफ की जंग। अनन्या ने अपनी वकील वाली छवि को छुपाने के लिए साधारण कपड़े पहने थे। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनकी असली पहचान पहले से जान ले। ऑटो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहा था। सुबह का हल्का ट्रैफिक था। कोई सब्जी वाला अपनी रेहड़ी सजा रहा था, कोई बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था, तो कोई सड़क किनारे दौड़ते हुए ऑफिस की ओर भाग रहा था। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वह उस केस के बारे में सोच रही थी जिसमें वह एक गरीब परिवार के लिए मुफ्त में लड़ रही थी। यह परिवार एक बड़े बिल्डर राकेश अग्रवाल के खिलाफ था, जिसने उनकी पुश्तैनी जमीन को धोखे से हड़प लिया था। अनन्या के लिए यह केस सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं था, यह उस परिवार की उम्मीद थी, उनकी जिंदगी थी। उस परिवार की बेटी रेशमा की आंखों में भरा डर और बेपसी अनन्या के दिल को चीर गया था। रेशमा ने रोते हुए कहा था, दीदी, अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनन्या ने उसी पल ठान लिया था कि वह इस परिवार को उनका हक दिलाएगी, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ऑटो अभी कुछ ही किलोमीटर चला था कि अचानक एक पुलिस जीप सामने से आई और ऑटो को रुकने का इशारा किया।
गोपाल ने घबराते हुए ब्रेक मारा और ऑटो को सड़क के किनारे रोक दिया। अनन्या ने चौंक कर बाहर देखा। 2 पुलिस वाले जीप से उतरे और ऑटो की तरफ बढ़े। एक पुलिस वाला, जिसकी उम्र 40 के आसपास थी, मूंछों वाला, और उसकी नेम प्लेट पर लिखा था इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह। दूसरा पुलिस वाला, जो शायद 25 से 26 साल का था, उसका नाम था राहुल। वीरेंद्र ने सख्त लहजे में गोपाल से पूछा, कहाँ जा रहा है? कागज दिखा। गोपाल ने डरते हुए अपनी जेब से ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो के कागजात निकाले और बोला, साहब, सब ठीक है। मैं तो बस मैडम को करोल बाग कोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। वीरेंद्र ने कागजात लिए और उन्हें उलट-पलट कर देखने लगा। फिर उसने अनन्या की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान दी। और तू इतनी सुबह सुबह इस साधारण से लिबास में कहाँ जा रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? अनन्या ने उसकी बात सुनी, लेकिन चुप रही। उनकी आंखें नीचे थी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका मन चाह रहा था कि वह तुरंत अपनी वकील वाली पहचान बता दे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। वह देखना चाहती थी कि यह सब कितना आगे जाता है। वीरेंद्र ने उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा और अपनी आवाज को और सख्त करते हुए बोला, बोल, चुप क्यों है? कहीं चोरी चकारी का धंधा तो नहीं करती? उसका लहजा इतना अपमानजनक था कि गोपाल भी सहम गया। पास खड़ा राहुल हंसने लगा और बोला, साहब, लगता है कोई गांव की औरत है। देखो ना, कितनी साधारण दिख रही है। अनन्या का खून खौल रहा था, लेकिन वह अभी भी चुप थी। उन्होंने अपने बैग को और कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, इनका हिसाब बाद में होगा। गोपाल ने डरते हुए कहा, साहब, मैडम तो अच्छी औरत है। मैं बस इन्हें कोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। वीरेंद्र ने गोपाल की तरफ देखा और चिल्लाया, चुप कर, अपनी औकात में रह। जब तुझसे पूछूंगा तब बोलना। फिर उसने अनन्या से कहा, उतर, तेरे बैग की तलाशी लेंगे। अनन्या ने धीरे से ऑटो से उतरते हुए कहा, साहब, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, बस कोर्ट जा रही हूँ। उनकी आवाज में शांति थी, लेकिन आंखों में एक आग थी जो अभी छुपी हुई थी। वीरेंद्र ने उनकी बात को अनसुना किया और उनके बैग को छीन लिया। उसने बैग खोला, फाइलें निकाली, पानी की बोतल निकाली और एक फाइल को देखकर हंसते हुए बोला, अरे ये क्या? कागज पत्थर लेकर घूम रही है, लगता है कोई नकली वकील है। राहुल ने भी हंसते हुए कहा, साहब, ये तो सस्ती सी औरत लगती है, शायद किसी को फंसाने जा रही है। अनन्या का धैर्य अब जवाब देने लगा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी समय नहीं है। वह चुपचाप खड़ी रहीं, जबकि पुलिस वाले उनके बैग को उलट-पलट कर देखते रहे। वीरेंद्र ने बैग वापस फेंकते हुए कहा, चल, थाने चल। तुझ जैसे को तो वहाँ ही ठीक करना पड़ता है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, साहब, मुझे कोर्ट पहुँचना है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वीरेंद्र ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया और राहुल को इशारा किया। राहुल ने अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं खुद चल सकती हूँ। उनकी आवाज में अब एक हल्की सी सख्ती थी। वीरेंद्र ने ठहाका लगाया और बोला, अरे देखो तो, इसे गुस्सा आ रहा है। चल, थाने में तेरी सारी अकड़ निकाल देंगे। अनन्या को जबरदस्ती जीप में बिठाया गया। गोपाल ने डरते हुए कहा, साहब, मैडम को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ ये अच्छी औरत है। लेकिन वीरेंद्र ने उसे धक्का मारकर चिल्लाया, निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। गोपाल डर के मारे चुप हो गया और ऑटो लेकर पीछे हट गया। जीप में बैठे बैठे अनन्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह हर बात, हर शब्द,
हर अपमान को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि इन पुलिस वालों को उनकी औकात दिखाएंगी। लेकिन सही समय पर थाने पहुंचने पर अनन्या को एक छोटे गंदे कमरे में बिठाया गया। कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी थी और दीवारें सीलन से भरी थी। वीरेंद्र ने दरवाजा बंद किया और राहुल के साथ अंदर आया। उसने अनन्या से कहा, बोल, अब सच सच बता, क्या धंधा करती है, कहां से आई है? अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे कोर्ट जाना है, मेरे पास समय नहीं है। वीरेंद्र ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, बहुत अकड़ है तुझमें। देख, अभी तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। उसने राहुल से कहा, इसे लॉकअप में डालो। रात भर यहाँ रहेगी तो अपने आप सच बोल देगी। अनन्या ने अभी तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह जानती थी कि अगर उन्होंने अपनी वकील वाली पहचान बता दी तो शायद ये पुलिस वाले डर जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वह चाहती थी कि ये लोग और गलतियां करें ताकि वह इनका हिसाब पूरी तरह से कर सके। उन्होंने चुपचाप लॉकअप की ओर जाने का इशारा स्वीकार किया। लॉकअप एक तंग, बदबूदार कमरा था। दीवारों पर सीलन की गंध थी और एक कोने में टूटी हुई खाट पड़ी थी जिसके ऊपर एक गंदा सा गद्दा था। लॉकअप की खिड़की पर लोहे की सलाखें थी जिनके पीछे से सड़क का हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। अनन्या उस खाट पर बैठी, उनका बैग उनके पास ही रखा था। उन्होंने अपने दुपट्टे को कसकर लपेटा और अपने घुटनों को सीने से सटाकर बैठ गईं। उनकी आंखें शांत थी लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। वह वीरेंद्र और राहुल के हर अपमानजनक शब्द को याद कर रही थी। साली, हरमजादी, चोरीचकारी, ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। लेकिन अनन्या का चेहरा शांत था, जैसे कोई तूफान से पहले की शांति। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इन लोगों को सबक सिखाएंगी, ऐसा सबक जो ये जिंदगी भर याद रखें। लॉकअप के बाहर गलियारे में दो सिपाही बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें अनन्या तक पहुंच रही थी। एक सिपाही, जिसकी आवाज में हल्का सा पंजाबी लहजा था, बोला, यार, ये औरत तो कुछ बोलती ही नहीं। लगता है कोई चालू माल है जो पकड़ी गई है। दूसरा सिपाही हंसते हुए बोला, हाँ, वीरेंद्र साहब इसे रात भर लॉकअप में रखकर सारी अकड़ निकाल देंगे। अनन्या ने ये बातें सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि अभी उनका समय नहीं आया था। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट्स लिखने शुरू किए। वह हर पुलिस वाले का नाम, उनकी नेम प्लेट और उनकी बातें लिख रही थी। उनकी लिखावट साफ और तेज थी, जैसे वह कोर्ट में कोई मजबूत दलील तैयार कर रही हो। उन्होंने समय भी नोट किया, रात के 9:45। तभी गलियारे में कदमों की आहट हुई। वीरेंद्र लॉकअप के बाहर आया और सलाखों के पीछे से अनन्या को देखने लगा। उसकी आंखों में एक गंदी सी चमक थी। क्या लिख रही है? उसने सख्त लहजे में पूछा। अनन्या ने डायरी बंद की और शांत स्वर में कहा, कुछ जरूरी नोट्स, साहब। वीरेंद्र ने ठहाका लगाया और बोला, नोट्स? अरे, तू तो कोई जासूस बन रही है। बोल, सच सच बता, क्या माजरा है? नहीं तो रात भर यहीं सड़ेगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे कोर्ट जाना है। आप मुझे गलत तरीके से रोक रहे हैं। वीरेंद्र ने गुस्से में सलाखों पर लाठी मारी और चिल्लाया, बहुत बोलने लगी है। देख, अभी तुझे अंदर की कोठरी में डाल दूंगा, फिर सारी अकड़ निकल जाएगी। अनन्या ने उसकी बात को अनसुना किया और अपनी डायरी को बैग में रख लिया। वीरेंद्र ने एक और गाली दी और गलियारे में चला गया।
रात के 11 बजे थे। थाने में अब सन्नाटा था। सिर्फ कुछ सिपाहियों की खुसर-पुसर और बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने केस के बारे में सोचने लगी। वह केस रेशमा और उसके परिवार का था, जिनकी जमीन राकेश अग्रवाल ने हड़प ली थी। राकेश एक ऐसा बिल्डर था जिसके पास पैसा, पावर और राजनीतिक रसूख था। अनन्या ने इस केस को इसलिए लिया था क्योंकि वह रेशमा की बेप्सी को देख नहीं पाई थी। रेशमा ने रोते हुए कहा था, दीदी, हमारी जमीन हमारी जिंदगी है। अगर वो चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अनन्या ने उस दिन ठान लिया था कि वह इस केस को जीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब वह खुद एक लॉकअप में बंद थी और कोर्ट पहुंचने का समय निकल रहा था। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। तभी लॉकअप का दरवाजा खुला। राहुल, वह जवान सिपाही, अंदर आया। उसके हाथ में एक गिलास पानी था। उसने अनन्या की तरफ गिलास बढ़ाया और बोला, ले, पानी पी ले। रात लंबी है। अनन्या ने गिलास लिया, लेकिन पानी नहीं पिया। उन्होंने गिलास को खाट पर रख दिया और कहा, मुझे प्यास नहीं है। राहुल ने उनकी तरफ देखा और एक गंदी सी मुस्कान दी। अरे मैडम, इतना नखरा क्यों? वीरेंद्र साहब के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो तो सुबह तक छूट जाओगी। अनन्या की आंखों में आग भड़की, लेकिन उन्होंने खुद को काबू किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। आप लोग जो कर रहे हैं वह गलत है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तू तो बहुत सती सावित्री बन रही है। देख, सुबह तक तेरा ये नखरा निकल जाएगा। वह हंसता हुआ बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में रखा। उन्होंने अपनी डायरी फिर से खोली और राहुल की बातें भी नोट कर ली। वह हर उस गलती को दर्ज कर रही थी जो ये पुलिस वाले कर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे। लॉकअप के बाहर कुछ हलचल हुई। एक नया सिपाही आया और दरवाजा खोला। उसने अनन्या से कहा, चल बाहर आ, वीरेंद्र साहब बुला रहे हैं। अनन्या ने अपना बैग उठाया और शांत स्वर में पूछा, क्यों बुला रहे हैं? सिपाही ने कहा, बस चल, ज्यादा सवाल मत कर। अनन्या चुपचाप गलियारे में चली गई। वीरेंद्र थाने के मेन हॉल में बैठा था। उसके सामने एक टेबल पर चाय का कप और कुछ बिस्किट रखे थे। उसने अनन्या को देखा और बोला, बोल, अब तो अकड़ निकल गई होगी। सच सच बता। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे कोर्ट जाना है। आप लोग मुझे गलत तरीके से रोक रहे हैं। वीरेंद्र ने गुस्से में चाय का कप टेबल पर पटका और बोला, तू अभी भी नहीं सुधरी। चल, वापस लॉकअप में जा। दोपहर तक तुझे छोड़ देंगे अगर तूने ठीक से बर्ताव किया। अनन्या को फिर से लॉकअप में बंद कर दिया गया, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि अब और चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखा, वीरेंद्र सिंह और राहुल के खिलाफ वह कोर्ट में शिकायत करेंगी। दोपहर के 12 बजे थे। थाने में अब हलचल बढ़ गई थी। कुछ लोग शिकायत लेकर आ रहे थे, कुछ पुलिस वाले बाहर जा रहे थे। अनन्या को फिर से बाहर बुलाया गया। इस बार वीरेंद्र के साथ एक और ऑफिसर था जो शायद सीनियर था। उसका नाम था इंस्पेक्टर अमित शर्मा। उसने अनन्या से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें क्यों पकड़ा गया? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम अनन्या वर्मा है। मैं कोर्ट जा रही थी, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे गलत तरीके से रोक लिया। अमित ने वीरेंद्र की तरफ देखा और पूछा, ये क्या माजरा है वीरेंद्र? इसे क्यों पकड़ा? वीरेंद्र ने झूठ बोलते हुए कहा, साहब,
ये औरत शक के आधार पर पकड़ी गई थी। हमें लगा कि ये कोई गलत काम कर रही है। अनन्या ने पहली बार अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, शक के आधार पर आपने मेरे साथ गालियां दी, मुझे अपमानित किया और बिना किसी सबूत के लॉकअप में डाल दिया। क्या यही आपका कानून है? अमित ने वीरेंद्र की तरफ देखा और कहा, वीरेंद्र, ये क्या माजरा है? वीरेंद्र ने घबराते हुए कहा, साहब, मैंने तो बस ड्यूटी की। अनन्या ने अब अपनी पहचान छुपाने का फैसला छोड़ दिया। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और अमित को देते हुए कहा, ये मेरे नोट्स हैं। मैं एक वकील हूँ। मैं करोल बाग कोर्ट में एक केस लड़ने जा रही थी। आपके सिपाहियों ने मेरे साथ जो किया, उसका हिसाब मैं कोर्ट में लूंगी। अमित ने डायरी ली और उसमें लिखा हुआ पढ़ा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने वीरेंद्र से कहा, तुमने इसे वकील जानकर भी ऐसा बर्ताव किया? वीरेंद्र ने घबराते हुए कहा, साहब, हमें नहीं पता था। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं पता था? तो क्या आप हर औरत के साथ ऐसा ही करते हैं? अमित ने अनन्या से कहा, मैडम, आप जाइए, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। लेकिन अनन्या ने कहा, नहीं साहब, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। उन्होंने अपना बैग उठाया और थाने से बाहर निकल गईं। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अनन्या, कहाँ हो? अनन्या ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब इन लोगों की खैर नहीं। दोपहर का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। दिल्ली की सड़कें अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और हवा में गर्मी की तपिश थी। अनन्या थाने से बाहर निकली थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक जलता हुआ गुस्सा था। उनकी सलवार कमीज अब थोड़ी सी मैली हो चुकी थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी ठसक थी, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रही हो। उन्होंने अपने बैग से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक पुरुष आवाज आई, हाँ अनन्या, कहाँ हो? कोर्ट में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ये आवाज थी अजय मेहता की, जो अनन्या का जूनियर वकील था और आज करोल बाग कोर्ट में उनके साथ केस की सुनवाई में शामिल होने वाला था। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अजय, मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ हुआ है। मैं अभी कोर्ट पहुँच रही हूँ। तुम जज साहब को बता दो कि मैं थोड़ी देर से पहुँचूंगी, लेकिन केस की सुनवाई रुकने मत देना। अजय ने चिंता भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ अनन्या? सब ठीक तो है, अनन्या ने कहा, बाद में बताऊंगी, बस तुम कोर्ट में सब संभालो। उन्होंने फोन काट दिया और सड़क पर खड़े एक ऑटो को हाथ दिया। नया ऑटो वाला, एक युवा लड़का, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, बोला, मैडम, कहाँ जाना है? अनन्या ने कहा, करोल बाग कोर्ट। जल्दी। ऑटो स्टार्ट हुआ और अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह न सिर्फ अपने केस की तैयारी कर रही थी, बल्कि थाने में हुए अपमान का हिसाब भी जोड़ रही थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखे नोट्स को याद किया, वीरेंद्र सिंह, राहुल और उनकी हर गाली, हर अपमान। उन्होंने ठान लिया था कि वह इन लोगों को कोर्ट में घसीटेंगी और ऐसा सबक सिखाएंगी कि कोई दूसरा पुलिस वाला किसी और औरत के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले 100 बार सोचे। ऑटो करोल बाग कोर्ट के बाहर रुका। अनन्या ने ऑटो वाले को पैसे दिए और तेज कदमों से कोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ी। कोर्ट का परिसर हमेशा की तरह हलचल से भरा था। वकील अपनी काली कोट पहने इधर-उधर भाग रहे थे। कुछ मुवक्किल अपने वकीलों के साथ कागजात लिए चर्चा कर रहे थे और कुछ लोग कोर्ट के बाहर बेंचों पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने अपने बैग से अपनी वकील की ड्रेस निकाली, काला कोट, सफेद शर्ट और काला दुपट्टा। वह कोर्ट के वॉशरूम में गई।
कपड़े बदले और जब बाहर निकली तो वह पूरी तरह से एक वकील की तरह दिख रही थी। उनकी साधारण सलवार कमीज अब बैग में थी और उनकी जगह एक आत्मविश्वास से भरी वकील ने ले ली थी। उन्होंने अपने बालों को एक सख्त जूड़े में बांधा और कोर्ट रूम नंबर 5 की तरफ बढ़ी। कोर्ट रूम में जज साहब, जिनका नाम था जस्टिस रवि शर्मा, पहले से ही सुनवाई शुरू कर चुके थे। अनन्या ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर प्रवेश किया। जज साहब ने उन्हें देखा और हल्के से भौहें चढ़ाते हुए कहा, मिस वर्मा, आप लेट हैं। क्या वजह है? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, महोदय, रास्ते में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां आ गई थी। मैं माफी मांगती हूँ। जज साहब ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब शुरू कीजिए। अनन्या ने अपनी फाइलें खोलीं और केस की दलील शुरू की। उनका केस राकेश अग्रवाल के खिलाफ था, जो एक बड़े बिल्डर थे। राकेश का वकील, एक मशहूर वकील संजय गुप्ता, अपनी पूरी ताकत से अनन्या की दलीलों का जवाब दे रहा था। लेकिन अनन्या का दिमाग आज कुछ और ही तेज चल रहा था। शायद थाने में हुए अपमान ने उन्हें और मजबूत कर दिया था। उन्होंने एक एक दस्तावेज को इतनी बारीकी से पेश किया कि जज साहब भी प्रभावित हुए। उन्होंने रेशमा के परिवार की जमीन के कागजात, राकेश अग्रवाल के फर्जी दस्तावेज और गवाहों के बयान को इतने सटीक तरीके से रखा कि संजय गुप्ता के पास जवाब देने को ज्यादा कुछ बचा नहीं। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने कहा, मिस वर्मा, आपने बहुत अच्छी दलील दी। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। अनन्या ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कोर्ट रूम से बाहर निकली। बाहर अजय उनका इंतजार कर रहा था। उसने उत्साह से कहा, अनन्या, तुमने तो कमाल कर दिया। संजय गुप्ता का चेहरा देखने लायक था। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अभी तो बस शुरुआत है अजय। उन्होंने अजय को थाने में हुई सारी घटना बताई। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये वीरेंद्र सिंह और राहुल को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ, उसने गुस्से में कहा। लेकिन अनन्या ने उसे रोका और कहा, नहीं अजय, ये जंग कोर्ट में लड़ी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को कानून की ताकत का पता चले। उन्होंने अजय को कुछ निर्देश दिए और कहा, तुम मेरे लिए कुछ लोगों से संपर्क करो। मुझे एक मजबूत केस तैयार करना है। अजय ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। अनन्या ने कोर्ट के बाहर एक चाय की टपरी पर रुककर एक कप चाय मंगाई। चाय पीते हुए उन्होंने अपनी डायरी खोली और उसमें कुछ और नोट्स लिखे। उन्होंने वीरेंद्र सिंह और राहुल के खिलाफ एक शिकायत तैयार करने का प्लान बनाया। वह जानती थी कि ये आसान नहीं होगा। पुलिस वाले अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और कई बार लोग डर के मारे उनके खिलाफ शिकायत करने से कतराते हैं। लेकिन अनन्या डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े बड़े केस लड़े थे और हर बार उन्होंने सच और इंसाफ को चुना था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वीरेंद्र सिंह और राहुल को उनकी गलती की सजा मिलेगी। चाय खत्म करने के बाद अनन्या ने एक और ऑटो लिया और अपने ऑफिस की तरफ चल दी। उनका ऑफिस दिल्ली के एक पुराने इलाके में था, एक छोटी सी बिल्डिंग जहां वह और अजय मिलकर काम करते थे। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अपनी फाइलें टेबल पर रखीं और अपने लैपटॉप पर कुछ पुराने केस ढूंढने शुरू किए। वह ऐसे केस ढूंढ रही थी जिनमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। उन्होंने कई जजमेंट्स पढ़े, कुछ नोट्स बनाए और फिर अपने एक पुराने दोस्त, एक सीनियर वकील रवि तिवारी को फोन किया। रवि तिवारी दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और अनन्या के मेंटर रह चुके थे। अनन्या ने उन्हें सारी बात बताई। रवि तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, ये बहुत गंभीर मामला है। तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा।
पुलिस वाले अपने रसूख का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुम सही हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनन्या ने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। उन्होंने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। सूरज अब ढल रहा था और दिल्ली की सड़कें फिर से शांत होने लगी थी। लेकिन अनन्या के दिमाग में शांति नहीं थी। वह एक साथ दो जंग लड़ रही थी, एक रेशमा के परिवार के लिए और दूसरी अपने सम्मान के लिए। उन्होंने ठान लिया था कि वह दोनों जंग जीतेंगी। रात के 8 बजे थे। अनन्या अभी भी ऑफिस में थी। अजय ने कुछ कागजात लाकर टेबल पर रखे और कहा, अनन्या, मैंने तुम्हारे कहे हुए कुछ लोगों से बात की। एक एनजीओ है जो पुलिस के अत्याचार के खिलाफ काम करता है। उनके पास कुछ ऐसे केस हैं जिनमें वीरेंद्र सिंह का नाम आया है। अनन्या ने कागजात देखे और कहा, अच्छा काम किया अजय। अब हमें इन सबूतों को कोर्ट में पेश करना होगा। उन्होंने वीरेंद्र सिंह और राहुल के खिलाफ एक शिकायत तैयार की, जिसमें उन्होंने थाने में हुए अपमान, गालियों और गलत बर्ताव का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने अपनी डायरी के नोट्स को भी शिकायत का हिस्सा बनाया। रात के 10 बजे अनन्या ने अपनी शिकायत पूरी की और उसे प्रिंट करवाया। उन्होंने अजय से कहा, कल सुबह हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ये शिकायत तुरंत दर्ज हो। अजय ने सिर हिलाया और बोला, अनन्या, तुम सचमुच कमाल हो। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कमाल तब होगा जब वीरेंद्र सिंह और राहुल को सजा मिलेगी। अनन्या ने अपनी फाइलें बंद की और ऑफिस से निकल गई। बाहर सड़क पर अंधेरा था, लेकिन अनन्या के मन में एक रोशनी थी, इंसाफ की रोशनी। वह जानती थी कि अगला दिन उनके लिए और भी बड़ा होगा। सुबह की पहली किरण दिल्ली की सड़कों पर बिखर रही थी। हल्की सी ठंडक थी और कोहरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। अनन्या अपने छोटे से फ्लैट में तैयार हो रही थी। उन्होंने आज फिर अपनी वकील की वर्दी चुनी, काला कोट, सफेद शर्ट और काला दुपट्टा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। आज का दिन उनके लिए सिर्फ एक केस की सुनवाई का दिन नहीं था, यह उनकी जंग का आखिरी पड़ाव था। वह न सिर्फ रेशमा के परिवार की जमीन वापस दिलाने के लिए कोर्ट जा रही थी, बल्कि वीरेंद्र सिंह और राहुल जैसे पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए भी। उन्होंने अपने बैग में अपनी फाइलें, अपनी डायरी और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ तैयार की गई शिकायत रखी। उन्होंने एक बार फिर अपनी डायरी खोली और उन गालियों को पढ़ा जो वीरेंद्र ने उन्हें दी थी। साली, हरमजादी, चोरीचकारी। हर शब्द उनके दिल में चुभ रहा था, लेकिन उन्होंने इस गुस्से को अपनी ताकत बनाया था। उन्होंने डायरी बंद की, बैग कंधे पर डाला और अपने फ्लैट से निकल गईं। बाहर सड़क पर उन्होंने एक ऑटो लिया और सीधे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ चल दी। ऑटो में बैठे बैठे वह अपने केस की हर दलील को एक बार फिर दिमाग में दोहरा रही थी। उनका पहला लक्ष्य था राकेश अग्रवाल के खिलाफ केस जीतना और दूसरा लक्ष्य था वीरेंद्र सिंह और राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। ऑटो हाई कोर्ट के गेट पर रुका। अनन्या ने ऑटो वाले को पैसे दिए और तेज कदमों से कोर्ट की इमारत में दाखिल हुई। हाई कोर्ट का माहौल करोल बाग कोर्ट से अलग था। यहाँ की हलचल में एक गंभीरता थी। वकील अपनी फाइलें लिए तेज तेज चल रहे थे और कोर्ट के गलियारों में कानून की किताबों की गंध थी। अनन्या ने अपने जूनियर वकील अजय को फोन किया, जो पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। अजय, मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? उन्होंने पूछा। अजय ने कहा, मैं कोर्ट रूम नंबर 3 के बाहर हूँ। जज साहब की सुनवाई 10 बजे शुरू होगी। अनन्या ने घड़ी देखी, सुबह के 9:45।
उनके पास अभी कुछ समय था। उन्होंने कोर्ट के बाहर बने एक छोटे से कैंटीन में रुककर एक कप चाय ली और अपनी शिकायत के कागजात एक बार फिर देखे। उन्होंने हर बिंदु को ध्यान से पढ़ा। वीरेंद्र सिंह और राहुल के गलत बर्ताव, गालियां और बिना सबूत के लॉकअप में बंद करने की घटना। उन्होंने अपने एक गवाह ऑटो वाले गोपाल का बयान भी जोड़ा था, जिसे अजय ने पिछले दिन रिकॉर्ड किया था। गोपाल ने लिखित में बयान दिया था कि उसने वीरेंद्र सिंह को अनन्या के साथ गलत बर्ताव करते देखा था। अनन्या ने चाय खत्म की और कोर्ट रूम की तरफ बढ़ी। कोर्ट रूम नंबर 3 में जज साहब जस्टिस अरुण गुप्ता अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक सख्ती थी जो हर उस व्यक्ति को चेतावनी दे रही थी जो उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत करता था। अनन्या ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया और अपनी जगह ली। सामने की बेंच पर राकेश अग्रवाल का वकील संजय गुप्ता पहले से ही मौजूद था। उसने अनन्या को देखा और एक तिरछी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो कि वह इस केस को आसानी से जीत लेगा। लेकिन अनन्या ने उसकी मुस्कान को अनदेखा किया। उनका ध्यान सिर्फ अपनी दलील पर था। सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने कहा, मिस वर्मा, आप अपनी दलील शुरू करें। अनन्या ने अपनी फाइलें खोली और अपनी बात शुरू की। उन्होंने रेशमा के परिवार की कहानी को इतने भावनात्मक और तार्किक तरीके से पेश किया कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि कैसे राकेश अग्रवाल ने फर्जी कागजात बनाकर उस परिवार की जमीन हड़प ली थी। उन्होंने हर दस्तावेज को एक एक करके पेश किया, जमीन के असली कागजात, गवाहों के बयान और राकेश अग्रवाल के फर्जीवाड़े के सबूत। संजय गुप्ता ने बीच बीच में आपत्ति जताई, लेकिन अनन्या ने हर आपत्ति का जवाब इतने आत्मविश्वास से दिया कि जज साहब भी प्रभावित हुए। उन्होंने आखिरी में कहा, महोदय, ये केस सिर्फ एक जमीन का नहीं है, ये एक गरीब परिवार के सम्मान और जीविका का सवाल है। राकेश अग्रवाल जैसे लोग अपने पैसे और रसूख के बल पर गरीबों का हक छीनते हैं। मैं कोर्ट से अनुरोध करती हूँ कि इस परिवार को इंसाफ दिया जाए। जज साहब ने सिर हिलाया और संजय गुप्ता से उनकी दलील पेश करने को कहा। संजय गुप्ता ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पास अनन्या के सबूतों का कोई ठोस जवाब नहीं था। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने कहा, इस केस का फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। अनन्या ने धन्यवाद कहा और कोर्ट रूम से बाहर निकली। बाहर अजय ने उत्साह से कहा, अनन्या, तुमने तो संजय गुप्ता की बोलती बंद कर दी। मुझे यकीन है कि हम ये केस जीतेंगे। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अभी एक और जंग बाकी है, अजय। उन्होंने अपनी शिकायत की फाइल निकाली और कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहां उन्होंने वीरेंद्र सिंह और राहुल के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी डायरी के नोट्स, गोपाल का बयान और कुछ अन्य सबूत, जैसे थाने के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी जो अजय ने एक एनजीओ की मदद से हासिल की थी, भी जमा किए। रजिस्ट्रार ने शिकायत को स्वीकार किया और कहा, मिस वर्मा, इसकी सुनवाई जल्दी होगी। अनन्या ने धन्यवाद कहा और वापस कोर्ट रूम की तरफ लौटी। दोपहर के 2 बजे थे। कोर्ट रूम फिर से भर चुका था। जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाली और फैसला सुनाना शुरू किया। इस केस में पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर ये कोर्ट पाता है कि राकेश अग्रवाल ने फर्जी कागजात बनाकर रेशमा और उसके परिवार की जमीन हड़पने की कोशिश की। कोर्ट आदेश देता है कि जमीन तुरंत रेशमा के परिवार को वापस की जाए और राकेश अग्रवाल को इस परिवार को 5 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। कोर्ट रूम में तालियां गूंजी। रेशमा, जो कोर्ट रूम के पीछे बैठी थी, की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अनन्या की तरफ देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा।
अनन्या ने उसे गले लगाया और कहा, रेशमा, तुम्हारा हक तुम्हें मिल गया। लेकिन अनन्या की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने उसी दिन अपने मेंटर रवि तिवारी को फोन किया और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की प्रोग्रेस के बारे में बात की। रवि तिवारी ने कहा, अनन्या, मैंने तुम्हारी शिकायत को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया है। कल इसकी सुनवाई होगी। अनन्या ने धन्यवाद कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह अनन्या फिर से हाई कोर्ट पहुंची। इस बार कोर्ट रूम नंबर 1 में उनकी शिकायत की सुनवाई थी। जज साहब, चीफ जस्टिस राकेश वर्मा ने अनन्या को अपनी शिकायत पेश करने को कहा। अनन्या ने सारी घटना को विस्तार से बताया, कैसे वीरेंद्र सिंह और राहुल ने उन्हें अपमानित किया, गालियां दी और बिना सबूत के लॉकअप में बंद किया। उन्होंने अपनी डायरी के नोट्स, गोपाल का बयान और सीसीटीवी फुटेज पेश किए। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। वीरेंद्र सिंह और राहुल, जो कोर्ट में मौजूद थे, के चेहरे लटक गए थे। वीरेंद्र ने सफाई देने की कोशिश की, महोदय, हमें नहीं पता था कि वो वकील हैं। हमें शक था कि वो कोई गलत काम कर रही हैं। लेकिन अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, महोदय, अगर मैं वकील ना होती तो क्या ये लोग किसी भी औरत के साथ ऐसा बर्ताव करने का हक रखते हैं? ये लोग अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जज साहब ने वीरेंद्र और राहुल को कड़ी फटकार लगाई। आप लोगों ने न सिर्फ एक वकील का अपमान किया, बल्कि एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाई। ये कोर्ट ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगा। जज साहब ने तुरंत आदेश दिया कि वीरेंद्र सिंह और राहुल को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने अनन्या को 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही अनन्या की आंखें नम थी। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की थी जो पुलिस की ज्यादती का शिकार होती है। बाहर रेशमा और उसका परिवार अनन्या का इंतजार कर रहा था। रेशमा ने अनन्या के पैर छुए और कहा, दीदी, आपने हमें नया जीवन दिया। अनन्या ने उसे उठाया और कहा, रेशमा, ये तुम्हारा हक था। उसी दिन शाम को अनन्या अपने ऑफिस पहुंची। अजय ने उन्हें गले लगाया और कहा, अनन्या, तुमने 2 जंग जीत ली। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय, जंग अभी खत्म नहीं हुई। अभी और कई रेशमा है जिन्हें इंसाफ चाहिए। उन्होंने अपनी डायरी खोली और एक नया पन्ना शुरू किया। उन्होंने लिखा, इंसाफ की राह आसान नहीं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। बाहर सूरज ढल रहा था और दिल्ली की सड़कें फिर से शांत हो रही थी। लेकिन अनन्या के दिल में एक नई आग जल रही थी, इंसाफ की आग। अब आपसे एक सवाल, अगर आप अनन्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी चुप रहकर सही समय का इंतजार करते या तुरंत अपनी पहचान बता देते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अनन्या की हिम्मत और जज्बे से प्रेरणा ले सकें।